नमस्कार साथियों, मैं एके भटनागर आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। कई दिनों बाद हम आपके बीच आए हैं, लेकिन अब आए हैं तो कुछ अच्छे इन्फॉर्मेशन यानी बीएसएससी सीजीएल का वैकेंसी आ रहा है और आज 18 तारीख से ये फॉर्म भराया जाएगा। तो आप लोग अच्छे ढंग से इसे भर पाइएगा। इसलिए जो है हम आपके बीच बीएसएससी के फॉर्म भरने से संबंधित जितने भी जानकारी हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण उपयोगी है, इसलिए हम इसे लेकर के आपके बीच आए हैं। ठीक है, तो आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा और आप अपने मित्रों में इसे शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि उनको इसका लाभ मिल सके और वह अपने फॉर्म को अच्छे ढंग से भर सके। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पर आपको ऊपर में हम दे दिए हैं बीएसएससी सीजीएल 2025 और ये नोटिफिकेशन आप देख पा रहे होंगे। ये जो नोटिफिकेशन आपको है दिख पा रहा होगा सब सारे बच्चे को। ठीक है, सारे बच्चे को यहाँ पर दिख रहा होगा कि नोटिफिकेशन डेट कब आया है, 4 अगस्त 2025 को। 4 अगस्त 2025 को यहाँ दिख रहा होगा आप लोग को। ठीक है, और एप्लीकेशन स्टार्ट कब से है, 18 अगस्त से है। एप्लीकेशन स्टार्ट कब से है, 18 अगस्त से। एप्लीकेशन स्टार्ट कब से है, 18 अगस्त से है। अब दिख रहा होगा अच्छे से। लास्ट डेट अप्लाई कब से है, 17 सितंबर 2025 से है। यानी कि 18 अगस्त आज के दिन से आपका फॉर्म शुरू हो गया। अब आप फॉर्म भरिए आप, और 17 सितंबर तक आप इसे भर सकते हैं। 17 सितंबर कब, तो टाइमिंग भी होता है कि कितने बजे, 5 बजे कि रात 11 बजे। तो 11:59 रात में, रात 11:59 रात तक जो है यह आपका फॉर्म भराया जा सकता है। पेमेंट करने का भी डेट आपका सेम है, 17 तारीख ही है। यानी कि आप फॉर्म भी अगर 17 तारीख को ही रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो 17 तारीख को रजिस्ट्रेशन करके ही पूरा सबमिट कर लेना है, पेमेंट भी पूर्णतः कर देना है। ठीक है, अभी ये एडमिट कार्ड या करेक्शन के लिए कहीं कोई जानकारी नहीं है। आगे हम करेक्शन की प्रक्रिया बताएंगे जो नोटिफिकेशन में आपको दिया गया है। ठीक है, इसके बाद ना एडमिट कार्ड का कोई अभी खोज खबर है, ना उसके एग्जाम का कोई डेट है, ना मेंस एग्जाम का डेट है, ना रिजल्ट डेट है। ठीक है, तो आप पहले इसकी आपको अभी जरूरत भी नहीं है। हम आगे बताएंगे कि कब एग्जाम होने की संभावना है, कब आप इसके लिए परिपूर्ण होना है, कब तक आपको समय मिल सकता है। ये सारे चर्चा हम ये पूरे वीडियो में करेंगे, तो इसलिए आप लोग ध्यान पूर्वक अच्छे से शुरू से अंत तक इसे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और हम लोग समझते हैं इसे। आइए देखिए, यहाँ सीजीएल वैकेंसी 2025 है। ये आपका टोटल वैकेंसी कितना है, 1481 है, 1481 है। ठीक है, और इसका जो आपको एक तरह से कहिए वेतन, कि वेतन कितना मिलेगा सर, पहले यही बता दीजिए। कुछ लोगों का ये रहता है, तो वेतन आपका देख लीजिए कितना है, 42,000 से 73,000 के बीच पर मंथ का ये सैलरी है। यानी कि बाबू वाला जॉब है, बाबू साहेब वाला जॉब, इतना जान लीजिए। ठीक है, पढ़िएगा मन से तो निश्चित रूप से बाबू साहेब वाला जॉब लीजिएगा। और इसका क्या है, सिलेक्शन प्रक्रिया क्या है, तो सिलेक्शन प्रक्रिया है आपका फर्स्ट में जो है पीटी एग्जाम होगा। ठीक है, पीटी एग्जाम होने के बाद आपका मेंस होगा। अब ये आपके एग्जाम होंगे जो आप बैठ करके क्वेश्चन पेपर पर ओमार भर करके आंसर टिक करिएगा, और इसके माध्यम से आपका जो है फाइनल सिलेक्शन के लिए फिर वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने लगाया है वो फर्जी है कि आपका सही है। उसके बाद एक मेडिकल टेस्ट जो नॉर्मल होता है कि आप स्वस्थ हैं नहीं, ये आपको देखा जाएगा और फाइनल आपका सिलेक्शन मान लिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में और भी सारे चीज हम लेकर के आए हैं। अब देखिए यहाँ पर कहाँ कहाँ कितने कितने पद हैं और उस पद में कितने सीटें हैं। अब देखिए, सबको तो लगता है बीएसएससी सीजीएल है, चलो फॉर्म भर दें, नहीं, लेकिन इसमें पोस्ट हैं, लगभग 6 पोस्ट हैं इसमें, और 6 पोस्ट के अलग अलग वैकेंसी है। कहीं तो वैकेंसी है भी नहीं, बहुत कम है, नहीं, तो आपको समझना होगा। और आपको वहां पर सिलेक्शन अगर करने दे पोस्ट का, तो आप पोस्ट का सिलेक्शन कैसे करें ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सीट के अनुसार या आपको जो अच्छा लगे वो पोस्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट में आपको जो है फर्स्ट जो पोस्ट है, यह पोस्ट है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का। ठीक है, सामान्य प्रशासन विभाग में आपका ड्यूटी लगेगा।
इसमें अनारक्षित टोटल कितना है 572। इसी 572 में से 200 किसका है, महिला का है। ठीक है, इस तरह से 102, फिर यहाँ 36, 17 6, इस तरह से ये सारे चीज आपको दिए गए हैं और टोटल कितना है 1064 पोस्ट है। और महिला के लिए आरक्षित कितना सीट है 368, यानी महिला इस सीट पर तो लड़ेंगे ही, इसके अलावा ये जो 1064 है इसमें भी उनका अपना अधिकार होगा। एक महिला के लिए 35% आरक्षण है, इसके साथ भी जो सीट बच रहा है जो पुरुष के लिए है, फुल्ली पुरुष के लिए नहीं, वहां पर आप फाइट कर सकते हैं, ऐसा है। तो पहला जान गए आप। दूसरा है योजना सहायक का, योजना एवं ये विकास विभाग में आपका ड्यूटी लगेगा। यहाँ भी देख लीजिए, जनरल में 75 है और बाकी बात यहाँ पर कुछ नहीं, अत्यंत पिछड़ा में एक भी सीट नहीं है, फिर पिछड़ा वर्ग में है, और इस तरह से टोटल कितना है 88 सीट है। और इसी तरह से महिला का भी सीट कितना है 30 है। अब आते हैं कनीय सांख्यिकी सहायक। अब देखिए यहाँ पर सीट ही नहीं है, एकदम सीट खाली है, एकदम सीट खाली है, महिला का पूरा सीट खाली है, केवल अत्यंत पिछड़ा वर्ग और उसके बाद आपको आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस, और इस तरह से टोटल कितने पोस्ट हैं 5 पोस्ट है, जो किसमें 3 नंबर कनीय सांख्यिकी सहायक में। तो आप सोच समझ के कौन सा पोस्ट कब देना है, कैसे देना है, उसे ध्यान में रख करके आप इसका चूज करिएगा। अब आगे है चौथा नंबर में डाटा एंट्री ऑपरेटर। डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डीईओ, डाटा एंट्री ऑपरेटर। जो आप कहां पर ड्यूटी लगेगा आपको, वित्त विभाग में। बिहार का जो वित्त विभाग है सचिवालय का, उस विभाग में आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में काम कर सकते हैं। उसके लिए पोस्ट केवल देखिए यहाँ पर ईबीसी के लिए एक है, बाकी बात कहीं सीट नहीं है, सब खाली है, महिला भी नहीं है, केवल ईबीसी के लिए एक पोस्ट है। अब आ जाइए अंकेक्षक के रूप में। अंकेक्षक के रूप में जनरल 30 है और यहाँ 32, ईबीसी 34, इस तरह से टोटल कितना 125 और महिला में 44। तो यहाँ पर ठीक ठाक है, आप कह सकते हैं। और आकांक्षक सहयोग समिति जो सहकारिता विभाग में आपको ड्यूटी लगेगा, इसमें देखिए 148 है और इस तरह से टोटल हम देखेंगे तो 198 पोस्ट है और उसमें से 68 पोस्ट किनका, महिला का रिजर्व है। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं कि कुल पदों की संख्या जो है जनरल में अगर 6 पोस्ट मिला दें तो टोटल 825 है, जिसमें महिला कितना है 289, और इस तरह से टोटल 1481 पोस्ट आपका है, जिसमें से 510 क्या है, महिला के लिए रिजर्व है। 1481 में से महिला के लिए रिजर्व सीट कितना है 510, नहीं, यानी कि समथिंग आप कहें कि 900 पोस्ट लड़कों के लिए बच जाता है। ठीक है, नहीं, चलिए आगे हम ये सभी चीज समझ लिए होंगे। चलिए अब समझते हैं कि जो हम लोग का आरक्षण मिलेगा वो आरक्षण कैसे देगा, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे के मन में है कि आरक्षण की व्यवस्था, क्योंकि डोमिसाइल आप देखते थे इससे पहले जितने भी वैकेंसी आते थे वहां पर लिखा रहता भारत का नागरिक, बिहार का निवासी होना जरूरी नहीं था। लेकिन हमारे सीएम नीतीश कुमार के द्वारा आरक्षण की पद्धति को पुनः लागू किया गया बिहार में, और कहा गया कि बिहार के जो निवासी हैं उनके लिए सभी वैकेंसी में, सभी तरह के वैकेंसी में उनको मौका दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए एक क्राइटेरिया है, आपको धीरे धीरे आगे हम बताएंगे, पहले यहाँ पर चलते हैं। फर्स्ट में क्या है, राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांगजन मात्र को ही 36 आरक्षण में अनुमान्य है। मतलब जो विकलांग हैं उनके लिए जो आरक्षण है प्रावधान किया गया है वो केवल बिहार के निवासी को ही मिलेंगे, बाहरी को नहीं। ये हो गया एक। राज्य के मूल निवासी महिला अभ्यर्थी को 35% 37 आरक्षण का अनुमान है। मतलब महिला अब चाहें कि हम अदर स्टेट के भी हैं तो हम 35% ले लें, तो ऐसा नहीं, वो 35% आरक्षण केवल और केवल किन्हें मिलेगा, तो बिहार के निवासी महिला वर्ग को, बाहरी को नहीं। उसके बाद है कि ये सभी रिक्तियां अवैधिक है, जो घट बढ़ सकती है, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिए, वैकेंसी बढ़ती है, घटती कभी नहीं है, तो ये वैकेंसी बढ़ेगी ही। चलिए, ज्यादा इसमें नहीं था जानकारी, यहाँ आ जाइए। अब उम्र क्या है, उम्र न्यूनतम आपको कितनी होनी चाहिए 21 वर्ष। अब कोई बच्चे ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं
लेकिन उनका उम्र किसी कारण से कम दिया जाता है, जिस वजह से उनका उम्र हो सकता है वह 21 वर्ष ना हो, तो आप देख लीजिएगा पहले, ठीक है, और उसके अनुसार 21 वर्ष हो जाएगा तब आप इसे फॉर्म को भर पाइएगा, ठीक है। तो न्यूनतम 21 वर्ष चाहिए और मैक्सिमम कोई दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम आप जा सकते हैं 42 वर्ष के लिए, 40 वर्ष आप मैक्सिमम, जनरल वर्ग के लिए 37, और आरक्षण जिसमें है पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला के लिए 40, यानी कि न्यूनतम 21 और अधिकतम 37, और आरक्षण के तहत सभी को अलग अलग अपना आरक्षण कोटि का मिलेगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज फॉर्म भरते वक्त ये ध्यान में रखना है, अब महत्वपूर्ण चीज है, फॉर्म में आप भरते हैं तो गलती कैसे होता है। देखिए कभी कुछ बच्चे का होता क्या है, इंटर के मार्कशीट में फादर्स का नेम सटा हुआ है, मैट्रिक में हटा हुआ है, या किसी वजह से कोई लेटर का प्रॉब्लम हो, मैट्रिक में कुछ है इंटर में कुछ है, थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन फॉर्म भरते समय हम लोग किसका प्राथमिकता देना है, यहाँ पर कह दिया गया है मैट्रिकुलेशन का, यानी मैट्रिक में 10th में आपने आपका जो नाम है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, ये सभी उसी 10th के मार्कशीट के अनुसार ही भरना है, उसमें जो डाटा है। इसलिए यहाँ कह दिया गया है मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्म तिथि ही मान्य की जाएगी। नहीं, मैट्रिक में जो आपका है उसी का सारा डाटा रहेगा। यहाँ तो जन्म तिथि की बात है, लेकिन आगे हम बढ़ेंगे तो उसमें माता पिता या आपके नाम का भी स्पेलिंग सहित यही मान्य होगा, और कोई डॉक्यूमेंट्स के लिए जरूरत नहीं। अगर किसी और डॉक्यूमेंट्स में तो गलती है, सटा हुआ है या कोई लेटर का प्रॉब्लम है, तो आपको उस डॉक्यूमेंट का जरूरत नहीं है, आप केवल मैट्रिक वाले के अनुसार आप सही सही भरिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। अब कहा है कि जो प्रारंभिक एग्जाम होगा इसमें सिलेक्शन में, तो क्या किया जाएगा कि जितना सीट है उसका 5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, जितना सीट है ना उसका 5 गुना, मान के चलिए 1500 ही सीट मानते, 1481 है, 1500 मानते, तो 1500 का 5 गुना करिएगा तो 15 पचे 75, यानी कितना होगा 75, 15 पचे 75, नहीं तो 7500 का ही आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट देखने को मिलेगा पीटी एग्जाम में, प्राइमरी टेस्ट में। फर्स्ट जो एग्जाम होगा उसमें केवल कितने बच्चे, 7500 बच्चे का ही रिजल्ट आएगा, यानी 5 गुना। और समान अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के जन्म तिथि के अनुसार अधिक उम्र वाले विद्यार्थी को मेधा सूची में ऊपर रखा जाएगा, एवं इसी प्रकार समान अंक एवं समान उम्र होने पर विद्यार्थियों के नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के आरोही क्रम A to Z के आधार पर उन्हें मेधा सूची में रखा जाएगा। मतलब समझिए, यहाँ किन्हीं को लगता है ये क्या है, देखिए समझिए, जैसे मान के चलिए आपका भी रिजल्ट हो गया, मेरा भी रिजल्ट हो गया, मेरा उम्र है 35 वर्ष, आपका उम्र है 28 वर्ष, ठीक है, तो दोनों का समान अंक है, तो उस स्थिति में आपका भी रखा जाएगा मेरिट में नाम, मेरा भी, लेकिन मेरिट में मेरा ऊपर रहेगा, आपके मेरे नीचे रहेगा, यानी कि मेरा सिलेक्शन अगर हो जाएगा, अगर सीट बचता है तभी आपका होगा, वहां पर या तो नहीं होगा। मतलब जो अधिक उम्र वाले हैं उनको पहले प्राथमिकता दिया जाएगा समान अंक होने पर, या कभी कभी समान अंक हुआ लेकिन उम्र भी बराबर है, नहीं तो उस कंडीशन में अंग्रेजी वर्णमाला के पहले लेटर पर आपको जो है जॉब दिया जाएगा, जिनका सिलेक्शन फाइनल होगा। ये फाइनल में होगा, ये नहीं कि फर्स्ट एग्जाम हुआ है ना तो वहां पर, ऐसा नहीं है। मेंस एग्जाम होने के बाद जो आपका मेरिट आएगा उस मेरिट में उस तरह से आपको बनाया जाएगा। अधिक उम्र समान अंक रहने पर आपको भी आया मान लीजिए 100, उसको भी आया 100, लेकिन उम्र किसी एक व्यक्ति का ज्यादा है तो उसका आएगा पहले, आपका नहीं आएगा, ठीक है, घबराना नहीं है इसका। इसके बाद अब यहाँ पर क्या है कि परीक्षा, आपका जो प्रारंभिक परीक्षा होगा वह किस तरह का होगा, यह एक सामान्य ज्ञान का होगा जिसमें निम्नलिखित विषय होंगे। आप देख सकते हैं इसमें कौन कौन से विषय होंगे, कौन कौन से विषय होंगे। पहला है सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन में समझते हैं क्या होगा, जितने भी आर्ट्स पेपर हैं वो सभी आएंगे,
हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और करेंट अफेयर यानी जीए जिसे कहते हैं हम लोग, ठीक है। और दूसरा है समान विज्ञान और गणित यानी जीएस, जनरल साइंस और मैथ्स के सेक्शन आपके रहेंगे एक साथ। और मानसिक क्षमता जांच, ठीक है, जिसे हम लोग रीजनिंग के नाम से जानते हैं, ये रहेगा। और इस तरह से टोटल कितने प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 150। यानी हम कहेंगे ये जीके जीए जो होगा ये टोटल 50, ये भी टोटल 50, ये भी टोटल 50 का। अब आप YouTube पर जाइएगा तो हाल ही फिलहाल 10 अगस्त को एग्जाम हुआ था बीएसएससी एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का, ठीक है। उसमें भी सिलेबस यही था, लेकिन क्या किया कि आपको मैथ रीजनिंग मिला करके केवल 50 क्वेश्चन पूछे और वहां पर 75 क्वेश्चन आपको केवल जीके से पूछा गया और 25 क्वेश्चन साइंस का। तो यूट्यूब पर हल्ला मच गया, एकदम गदर मच गया कि अब देखिए सिलेबस बदल गया, चलिए मेरे वीडियो को देखिए। ऐसा नहीं है मेरे बाबू, ठीक है। आप नोटिफिकेशन देखिए और एकदम क्लियर कर दिया गया यहाँ कि समान विज्ञान एवं गणित, और इससे आपके कितने होंगे? 50 होंगे, आप गारंटी रख लीजिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है इसका। और मानसिक क्षमता इससे होंगे कितने? 50। और इस तरह से टोटल कितना है? 150 है। तो अच्छा है कि आपको मैथ और रीजनिंग ले करके 75 यानी कि टोटल का 50% आपका यही है, जो कि आपको अच्छा है, फायदा है, ठीक है। इस फायदे को हम बताएंगे आगे। टाइमिंग होगा 2 घंटा 15 मिनट का, जो एग्जाम होगा वह एग्जाम का टाइमिंग होगा 2 घंटा 15 मिनट का। और इसमें निगेटिव भी है, 4 अंक पर 4 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती होगी, यानी 25% क्या होगा? निगेटिव के रूप में काटा जाएगा। यानी कि एक क्वेश्चन का मार्क्स है 4, लेकिन आप गलती करते हैं तो 1 नंबर आपका कट जाएगा, यानी 3 नंबर आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट भी जरूर करें कि हाँ सर बड़े अच्छे से समझ में आए। ये सब चीजें जो है आप लोग के लिए, क्योंकि आप लोग के लिए मेहनत किया जाता है, तो निश्चित है कि आपका कमेंट और लाइक रुकना नहीं चाहिए और शेयर भी रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पर समान अध्ययन यानी कि सिलेबस क्या क्या होगा? समान अध्ययन या गणित खंड तथा समान विज्ञान खंड पुस्तकों में किसको ये जो है रखे हैं? एनसीईआरटी को, बीएसईबी का बुक और आईसीएसई एवं अन्य बोर्ड के टेक्स्ट बुक ही मान्य होंगे। किसी विषय से संबंधित गाइड पुस्तक की फोटोकॉपी या हस्तलिखित कागज, नोट्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि परीक्षा भवन में नहीं ले जा सकते हैं। देखिए मेरे प्यारे बहादुर शेर, समझिए यहाँ बात। सबको इस बातें से लगता है कि चलो हम तो गाइड वाइड लेके जाएंगे, एकदम नहीं, जो भी टीचर के हैं एकदम पढ़े हैं, पूरा अच्छा से नोट्स बनाए हैं, चलो लेके एग्जाम में बैठेंगे और एकदम चीटिंग करेंगे, नहीं। तो ऐसा नहीं है मेरे प्यारे शेर बहादुरों। ये कहा गया है कि आपको बुक ले जाने का है अधिकार, हम देंगे, लेकिन वह बुक कैसा होगा? एनसीईआरटी होगा या बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का जो बुक चलता है वो हो सकता है, या आईसीएसई का, या किसी भी अन्य बोर्ड का जो होगा बुक वही आप लेके जा सकते हैं। अन्यथा कोई गाइड या किसी शिक्षक का नोट्स या कोई भी आपके अपने हाथ से लिखा हुआ पॉइंट, उसे आप लेकर के नहीं जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि भी नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। ये सारे चीज है और इसके तहत जो है आप आराम से बुक को ले जा सकते हैं। 2 बुक का होगा प्रावधान, इसमें नहीं दिया है, लेकिन 2 बुक आप इसमें ले जा सकते हैं, कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब समान ज्ञान में आपको क्या क्या पढ़ना है? अब देखिए सिलेबस देख लीजिए कि समान अध्ययन में हमको क्या क्या पढ़ना होगा, ठीक है। तो क्या कहा गया है? आसपास के वातावरण की समान जानकारी, यानी जो पर्यावरण जानकारी है, ईवीएस है, इसे आपको पढ़ना होगा। समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से उपेक्षा की जाती है।
इसमें बिहार भारत और इसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यानी कि राज्य जो विशेष है उसके बारे में, या और पड़ोसी जो राज्य है, पड़ोसी जो देश है उसके बारे में भी आपको पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है समसामयिकी, जो आपका वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, ये सभी भी आपको घटना चक्र के माध्यम से पूछा जा सकता है। बिहार और भारत इसके पड़ोसी देशों के संबंध में भी रहेगा। अब आइए भारत और उनके पड़ोसी देश में क्या क्या हो सकता है। इसमें क्या है, पड़ोसी देशों का इतिहास हो गया, भारत का इतिहास हो गया, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान, राज्य व्यवस्था, देश की राजनीति प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान। देखिए राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान वाला होगा वही आपको पूछा जाएगा जो इतिहास की मॉडर्न हिस्ट्री से आता है, ठीक है, तो ये ध्यान से। इसके बाद आपको आता है समान विज्ञान एवं गणित में, तो समान विज्ञान में मैट्रिक स्तर के ही जो है प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। समान विज्ञान, भौतिकी शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान और जनरल सामान्य भूगोल, ठीक है। गणित में क्या है, संख्या पद्धति से प्रश्न, पूर्ण संख्या का अभिकलन, दशमलव, भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक गणित, संक्रिया, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज एवं लाभ हानि, ये सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब ये सोचिएगा सर मेंसुरेशन तो है ही नहीं, लेकिन मेरे प्यारे प्यारे बहादुर मेंसुरेशन बड़ा आसान चैप्टर है, आप एक दो क्वेश्चन उसका फॉर्मूला बेस रहता है वो पूछेगा, ठीक है। और अर्थमेटिक यहाँ देखिए दे दिया है, मूलभूत अंक गणित संक्रियाएं, समझे कि नहीं। तो अर्थमेटिक जो अंकगणित के जितने भी सब्जेक्ट मतलब पेपर हैं, ये चैप्टर हैं, वो सारे चैप्टर आपको पढ़ना होगा यहाँ, ठीक है। चलिए अब रीजनिंग में देखते हैं कि रीजनिंग में आपको क्या पढ़ना है। खंड ग है रीजनिंग क्षमता, मानसिक क्षमता जांच, इसमें शाब्दिक एवं गैर यानी वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। सदृश्यता, समानता, भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, अंकगणितीय तर्क शक्ति, अंकगणितीय संख्या, श्रृंखला, कूट लेखन एवं कूट व्याख्या, ये सारे जो रीजनिंग से है पार्ट वो सभी आपको इसमें पूछे जाएंगे। अब आते हैं, ये पीटी का सिलेबस आपका क्लियर हो गया। अब मेंस में पीटी में वही 2 घंटा 15 मिनट का आपको टाइम होगा, टोटल 150 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन कितने कितने अंक का, 4 अंक का, जो आपको टोटल कितने अंक का एग्जाम होगा, 600 अंक का, यानी कि 150 क्वेश्चन लेकिन टोटल कितने अंक का, 600 अंक का। अब आइए, मुख्य परीक्षा में आपके 2 पेपर होंगे, एक हिंदी का होगा और एक मुख्य पत्र, जिनमें विभिन्न विषय शामिल होंगे। एक हिंदी का होगा जो अर्धांक यानी जो परीक्षार्थी इसमें 30% या 30 अंक से अधिक अंक लाएंगे उन्हीं का दूसरा पत्र मूल्यांकित होगा, यानी कि आप 30 या 30 से अधिक अंक लाते हैं तभी आपका जो है सेकेंड पेपर जो सामान्य जनरल नॉलेज का है वो आपको चेक होगा, अन्यथा नहीं होगा। मतलब एक क्वालिफाइंग है, उसका मार्क्स जोड़ा आपके मेरिट में नहीं जाएगा। मेंस में भी वही 3 डाटा है आपका, ये जीके का पार्ट हो गया और जीए का पार्ट हो गया, और यहाँ पर जीएस का पार्ट, और यहाँ मैथ, और यहाँ पर रीजनिंग। ये सभी सेम वही कंडीशन, 50 ये भी, 50 ये भी, और ये भी 50 का, ठीक है। इसमें 50 यानी कि मैथ 25 और साइंस आपका 25, ये अधिभार आपको मेंस में रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जानकारी। अब देखिए आरक्षण बताए थे ना, आरक्षण का कुछ प्रावधान किया गया है। आरक्षण यहाँ तक की बातें हैं कि आरक्षण कैसे दिया जाएगा ये बताया गया है कि आरक्षण बिहार के निवासियों को मिलेगा कि नहीं। तो डोमिसाइल आप पहले खुश हो जाइए अच्छे ढंग से, क्योंकि आपके कम वैकेंसी भी आते थे तो बड़ा अच्छा से लिखा रहता था भारत के नागरिक हो योग्यता में, तो ये बिहार के निवासियों के लिए यानी बिहार के छात्रों के लिए एकदम छलावा था। लेकिन किसी तरह ही हमारे सीएम नीतीश कुमार को कम से कम ये तो आया कि नहीं, बिहार के बच्चे को जरूरी है, उनको हाँ हमें देना चाहिए डोमिसाइल, प्राथमिकता देनी चाहिए। तो बेचारे 2 साल के बाद जगे हैं और चुनाव का माहौल भी है,
तो देना पड़ा उन्हें, और उनके तहत ये आरक्षण के प्रावधान को किए हैं। क्या कहें कि आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के संप्रति प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। यानी आरक्षण तभी मिलेगा जब आप अपने राज्य से, अपने प्रखंड या अनुमंडल से आप जाति और निवास प्रमाण पत्र जो लगाते हैं वो बिहार का होगा और उसी के अनुसार आपको लाभ दिया जाएगा। अगला है, ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप फॉर्म भर रहे हैं और वहां आरक्षण का दावा नहीं करते हैं तो आपको आरक्षण नहीं मिलने वाला है। ठीक है। अगला है, जाति और लिंग के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवार को मिलेगा जिनका अस्थाई निवास, देखिए आ गया ना, बिहार राज्य में है। अब ये नहीं कि महिला हो वहां 35% दे दिया गया है ना, तो सब महिला को के लिए ऐसा नहीं है। यानी कह दिया गया है जाति, लिंग या धर्म कोई भी अगर आरक्षण देना है तो आरक्षण किन्हें मिलेगा, जिनका अस्थाई निवास बिहार में हो। यानी अब हम कहना चाहेंगे अदर स्टेट के जो बच्चे हैं वो ना ही भरे तो अच्छा है, क्योंकि बिहार में ऐसे ही बेरोजगारी है, बच्चे भर के किसी तरह अपने जगह को प्राप्त कर ले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो बिहार के मूल निवासी हो, बिहार राज्य के बाहर के निवासी विद्यार्थी को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा, यानी बिहार के बाहर के होंगे। आवेदन में दिया गया अस्थाई पता ही आरक्षण के प्रयोजन के लिए अस्थाई निवास अनुमान्य होगा। उक्त आरक्षण के लिए उम्मीदवार को अस्थाई आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य। ठीक है ये, लेकिन इसमें एक चीज हम बताएंगे, थोड़ा सा इसे छोड़ते हैं, एक चीज हम बताएंगे आपको इसमें एक चीज हम बताएंगे यहाँ पर। देखिए एक चीज दिक्कत होता है महिलाओं के लिए जिनका शादी हो चुका है, नहीं जिनका शादी हो चुका है, अब वह कहेंगे कि सर हम आरक्षण कैसे लेंगे। तो आप देखिए गलती नहीं करिएगा, एक चीज गलती आप नहीं करिएगा कि जहां आपका ससुराल है और ससुराल जिस प्रखंड में है उस प्रखंड से आप जो कैटेगरी है नन क्रीमी लेयर हो गया या जाति प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र वहां वाला लगाते हैं तो वह मान आरक्षण के लिए नहीं होगा। कोशिश करिएगा आप अपने मायके, जहां आपका अपना मूल घर था शादी से पहले, जिसे हम मायके कहते हैं, वहां से आप यानी पिता का घर, माँ का घर, ठीक है, वहां के घर से ही आप जो है जाति और निवास प्रमाण पत्र लगाइएगा, बनवा लीजिएगा। ठीक है उसे, ठीक है 2 से 4 दिन में आपको मिल जाएगा। तो कोशिश करिएगा जहां आपका मायके है, जहां आपके पिता माँ का घर है, जो मूल है, उनके यहाँ से ही आपको जाति और निवास प्रमाण पत्र बनाना है। एड्रेस भी कोशिश करिएगा कोरेस्पेंडेंस में आप ससुराल का दे दीजिएगा और मूल रूप से मायके का दे दीजिए, क्योंकि आरक्षण का लाभ आपके निवास के आधार पर ही किया जाएगा। तो ये थोड़ा सा प्रमुख था, इसीलिए इसमें बताए हैं हम आपको। देखिए कह दिया गया है आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए। समझे कि नहीं? मतलब आपका शादी हो गया, आप चाहते कि हम ससुराल में पति के एड्रेस पर निवास या जाति बनवाकर हम लगा दें तो ये नहीं चलेगा। आपके पिता के पते पर से ही जाति और निवास प्रमाण पत्र बना के आपका मान्य होगा। ठीक है, 1 मिनट। बैटरी थोड़ा डिस्चार्ज था। चलिए आइए अब समझिए, यहाँ यही चीज है ना कि उनके पति के नाम से उपयुक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय में प्रमाण पत्रों की समीक्षा के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं दे हो। ठीक है, पति के घर का नहीं लगाना है, अपने पिता
के घर का ही निवास या प्रमाण पत्र लगाइएगा जो महिला है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें से ये कह दिया गया आपको क्या क्या लगेगा, तो जाति और स्थानीय निवास मूल जो डोमिसाइल प्रमाण पत्र होता है। अब देखिए, जाति प्रमाण पत्र जैसे ईडब्ल्यूएस वाले हैं, जनरल वाले तो नहीं, ईडब्ल्यूएस है वो लगा दीजिएगा ईडब्ल्यूएस। और जो पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग वाले हैं, नॉन क्रीमी लेयर होता है, वो आप बनवा लीजिएगा, वो लगा दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, ये सब ज्यादा जानकारी ज्यादा जरूरी नहीं है, आप लोग का बस यही है कि एक विद्यार्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकता है। किसी विद्यार्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन पत्र एक ही पता या पता बदलकर भरे जाने की स्थिति में उनके सभी आवेदन पत्रों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। नहीं, कोई बड़ा तेज होते हैं, बिहार के लोग तो तेज होते ही हैं, तो गलती होता क्या है, सोचते हैं 6 पोस्ट है ना, तो एक फॉर्म भरेंगे तो एक ही पोस्ट के लिए ना, 6 पोस्ट के लिए भर देते हैं। नहीं, ये गलत है। एग्जाम एक ही दिन होगा, ये नहीं कि आप 6 पोस्ट के लिए भर दिए तो अलग अलग आएगा, ऐसा नहीं होगा। और साफ कह दिया गया है कि आप एक पोस्ट मतलब एक ही फॉर्म भर सकते हैं। अगर दोबारा नाम पता या पता बदलकर आप भरते हैं तो आपको सारा, एक तो वह भी अस्वीकृत होगा, उसके साथ साथ जो आप भरे हैं मेन वह भी अस्वीकृत कर लिया जाएगा। एक तो पैसा भी जाएगा, फॉर्म भी जाएगा। ठीक है, तो ये गलती ना करें, एक बार जो भर दिए वही आपका सही है। वैध एवं सक्रिय मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दर्ज करना अनिवार्य है, ये सभी आपको फॉर्म भरने में लगेगा। एप्लीकेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर को सुरक्षित रखेंगे। जो भी आएगा एप्लीकेशन आएगा, नंबर, वो सभी आप सुरक्षित रखेंगे। ठीक है, और ये सब परीक्षा में आपको क्या क्या है, परीक्षा के दौरान कतिपय विद्यार्थियों के द्वारा पर रूप धारण इम्पर्सोनेशन करने का प्रयास किया जाता रहा है। अतएव विद्यार्थी का परीक्षा के दौरान बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन या आइरिस कैप्चर लिया जा सकता है। तो सभी एग्जाम में अब थंब लिए जाते हैं और आई का, आंख का आइरिस कैप्चर किया जाता है, क्योंकि वह गलत विद्यार्थी उसके जगह ना बैठे, फर्जी ना हो। ठीक है, नहीं इस चीज के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आते हैं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि और अन्य, ये सभी चीज आपको हम बता ही दिए थे। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 19/9/2025, परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 17, और ऑनलाइन प्रारंभ करने का, अब देखिए ये 3 डेट आ गया ना, कहिएगा सर 19 तक डेट है, आप तो 17 बोल रहे थे। देखिए पेमेंट आपको 17 तक ही करना होगा, भले आप किसी कारण से फाइनल सबमिट नहीं करते हैं तो फाइनल सबमिट आपको 19 तारीख तक करना है। ठीक है, मान लीजिए पेमेंट आपका हो गया, फाइनल सबमिट नहीं हो रहा है, किसी सर्वर एक कारण होता है, कभी कभी सर्वर क्या होता है मतलब प्रॉब्लम में रहता है, तो 17 तारीख जैसे लास्ट है उस दिन हो गया, पेमेंट आपका कट गया, उसके बाद आपका सबमिट नहीं हो पाया किसी वजह से, तो 19 तक आपको डेट है कि 19 तक आप सबमिट कर लेना है फॉर्म को। ठीक है, इसके तहत आपको क्या क्या लगेंगे, हार्ड कॉपी पीडीएफ फॉर्म में आपको अपलोड करना है। क्या क्या, देखिए पहला है मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र एवं मूल होता है ना, 1 साल बाद आता है, कई बच्चे नहीं लाते हैं, तो आप जो है आज सोमवार है, आप सभी चले जाइएगा अपने जो भी जहां मैट्रिक किए हैं, जहां इंटर किए हैं, जहां ग्रेजुएशन किए हैं, वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मूल प्रमाण पत्र कहिएगा सर को, मूल प्रमाण पत्र आपको दे देगा और उस मूल प्रमाण पत्र से आप इस फॉर्म को भरिएगा। उसी तरह स्नातक से संबंधित अंक प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्र, अगर यदि पीजीडीसीए हैं, बीसीए हैं, बीएससी आईटी से किए हुए हैं तो उसका भी अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा, ये एक्स्ट्रा है, ऐसा नहीं कि आपके जरूरी है। घबरा नहीं जाइएगा सर मेरे पास पीजीडीसीए है नहीं तो क्या करें, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है, अगर है तो लगाइए, नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है। इसके साथ अस्थायी निवास या आवासीय प्रमाण पत्र लगाना है, जाति प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र ईडब्ल्यूएस, और स्वतंत्रता सेनानी, पोता पोती, नाती नतनी का प्रमाण पत्र जिन्हें इनका लाभ चाहिए, दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र जो दिव्यांग हैं उनके लिए, अधिकतम उम्र सीमा में छूट हेतु सक्षम स्तर से निर्गत सरकारी सेवक का प्रमाण पत्र एवं भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र से संबंधित सूचना प्रविष्ट विहित कॉलम में कराना सुनिश्चित करेंगे। ये सभी आपके
फॉर्म में है, आप फॉर्म जब भरिएगा तो ये सभी चीज लगेगा। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण चीज है, इसे ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत आवश्यक निर्देश आयोग के वेबसाइट इतना पर दिया गया है। यह निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में विद्यार्थी द्वारा की गई प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा। देखिए आपने गलती किया, फादर नेम या मदर नेम, अब कहेगा सर मेरा सही कर दिए, केवल ये लेटर तो है, अब विभाग के पास जाइएगा पटना चल के, क्या सही कर दिए, हाफी रिपीट लगा दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। फॉर्म सही से भरिएगा, लेट हो लेकिन सही से भरिएगा, क्योंकि समय है आपके पास, ठीक है। तो इसलिए एकदम गलती नहीं करना है। ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टि में किसी प्रकार के सुधार या परिवर्तन हेतु समर्पित अभ्यवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। आप किसी तरह का आवेदन देते हैं तो कोई विचार नहीं होगा, अमान्य माना जाएगा। विद्यार्थी का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, मैट्रिक या समकक्ष के प्रमाण पत्र, अंक पत्र के अनुसार होना ही चाहिए। खास करके कोशिश करिएगा नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, ये 4 चीज गलती ना करें आप लोग, ठीक है। सभी विद्यार्थी अपनी कोटि की प्रविष्टि सावधानी पूर्वक पूर्णतः आश्वस्त होने के उपरांत ही भरें। आपकी कैटेगरी क्या है उसमें भी गलती करते हैं लोग, तो इसे आप ध्यान से अच्छे से भरिएगा कि आपकी कैटेगरी जो है सच में वो है, ठीक है। देख करके अच्छे से भरिएगा, समय लगे नहीं। साइबर कैफे जाते हैं, वो क्या करते हैं, थोड़ा सा फास्ट भरने के चक्कर में धरफड़ में निकल जाते हैं और गलती हो जाता है। तो आप वैसा काम नहीं करिएगा, क्योंकि आपको फॉर्म अच्छे से भरना है। साइबर कैफे वाले को बोल दीजिएगा अस्थिर से भरिए, टाइम लगेगा, हम बैठे हैं लेकिन भरिए, ठीक है। अब ये सभी आपको उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, फोटो वोटो अपलोड करना है अच्छे से, ठीक है। हाँ, फोटो के लिए क्या है कि आपका लाइव फोटो वेबकैम के द्वारा आपका लाइव फोटो लगेगा। मतलब आप ये चाहिएगा हम भेज दिए फोटो पासपोर्ट साइज वही अपलोड हो जाएगा, ऐसा नहीं। आप वहां रहिएगा, आपका वेबकैम से आपका फोटो सामने लाइव लिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ये सभी काम जो है अच्छे से भरिएगा। और यहाँ पर लास्ट में है अंतिम तिथि 18/8 से 19/9/2025 की रात्रि 11:59 बजे तक सर्वर टाइम तक आयोग की वेबसाइट इतना पर भरा जा सकता है। अन्य किसी माध्यम से भेजे गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यानी ऑनलाइन है, ऑनलाइन माध्यम से ही आपके पत्र को स्वीकार किए जाएंगे, ठीक है। तो निश्चित रूप से जो बीएसएससी की पूरी जानकारी था वो आपको मैं अच्छे ढंग से समझा पाया होगा, ठीक है, आपको समझ में आया होगा अच्छे ढंग से। चलिए, तो आप लोग आज से जो फॉर्म का है ये फॉर्म बड़े अच्छे से आप लोग भरिएगा। और आप लोग के लिए एक सौगात भी हम लेकर के आए हैं। मेरी संस्थान जो बीरपुर में चलती है, बीरपुर और सिकरौला जो मंझौल का रास्ता है उस रास्ते में आप जाइएगा तो ज़्यादा दूर नहीं जाना है। भवानंदपुर गांव है, वहां पर मेरा संस्थान है अपना ज्ञान गुरुकुल। क्या है? ज्ञान गुरुकुल। ज्ञान गुरुकुल से आपका अपना कोचिंग मेरा चलता है जो ज्ञान गुरुकुल के नाम से है, जिसमें आपको अभी भी बैच एक फाउंडेशन बैच चल रहे हैं। सुबह में एसएससी, बैंक, रेलवे, बिहार पुलिस, बीपीएससी, टीआरई 4 के जो बच्चे हैं वह भी, दरोगा और जितने भी हैं सभी के लिए। लेकिन आपके बीएसएससी के लिए ये बैच आपका बहुत जल्द शुरू हो रहा है, जिसमें सीजीएल 10+2 लेवल और कार्यालय परिचारी इन तीनों लेवल के विषय को कवर कराया जाएगा इस बैच में। और यह बैच कब से शुरू हो रहा है? तो 25 से यह प्रारंभ हो रहा है। ज्ञान गुरुकुल में आप 25 तारीख से इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर सभी अनुभव टीचर हैं, हम आपको मैथ रीजनिंग पढ़ाएंगे ही, इसके अलावे साइंस पेपर भी हम पढ़ाएंगे और आर्ट्स पेपर के लिए अलग से टीचर हैं 2 जो आपको अच्छे, और वह भी प्रिंटेड नोट्स के द्वारा आप यहाँ देख भी सकते हैं। हम आपको यहाँ पूरी जानकारी लेकर के आपके बीच आए हैं कि आपको जो है इस क्लास में आपको क्या क्या फीचर मिलने वाले हैं, जो निश्चित रूप से आप बड़े शहर जाकर के जो प्राप्त करते हैं वो आपके अपने गांव में सुविधा यह हम आपको देने वाले हैं। क्या है?
चैप्टर वाइज थ्योरी नोट्स ऑल सब्जेक्ट, यानी जीके का हो गया, जीएस का हो गया, जीए का हो गया, मैथ्स का हो गया, रीजनिंग का हो गया। ये सारे चीजों का आपको जो है थ्योरी के साथ आपको हैंड राइटिंग किया हुआ आपको नोट्स मिल जाएगा। मतलब आपको लिखने की जरूरत नहीं है। बैच में गए, बस लिखा रहे हैं, टीचर लिखा रहे हैं पूरा पॉइंट, आपको पॉइंट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट समझाया जाएगा, बताया जाएगा, फैक्ट को याद कराया जाएगा क्लास में ही, ठीक है। और आप क्लास में उस पॉइंट को पूरा याद करिएगा। उसके बाद वीकली और मंथली यानी सप्ताह में एक दिन आपका रिवीजन क्लास रखा जाएगा कि एक दिन सप्ताह में जितना हम पढ़े हैं उसका पूरा रिवीजन करें, जो भी टॉपिक कंप्लीट हुआ है, ठीक है। सेपरेट टेस्ट सीरीज भी एनी एग्जाम, यानी अगर बीएसएससी का आपका चल रहा है बैच तो आपको एक सेपरेट 150 क्वेश्चन का आपका टेस्ट भी होगा, समझे। वह 15 दिन पर या 30 दिन पर हो सकता है। सभी विषयों के लिए अलग अलग अनुभवी शिक्षक, ग्रुप डिस्कशन एक्स्ट्रा क्लास के रूप में, आपको लगता है नहीं हम पढ़ लिए तो वहीं पर आपको ग्रुप डिस्कशन की भी व्यवस्था की जा रही है। वीकली रिवीजन क्लास है और स्पेशल डाउट्स सेशन है, यानी किसी तरह की समस्या हो रही है, कुछ बच्चे क्लास में डायरेक्ट नहीं पूछ पाते हैं, तो वैसे बच्चे रुक करके आप अपने प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं, एकदम स्वतंत्र हैं किसी भी तरह का, ठीक है। और आपको इसमें हम बता देते हैं यहाँ पर टाइमिंग आपका क्या है। टाइमिंग आपका है 9 बजे से 11 बजे, और ये टाइमिंग लिखा है लेकिन आपका ये टाइमिंग बढ़ेगा ही, क्योंकि 2 घंटा में संभव नहीं है, या लगभग जाएगा तो 12 PM तक चलेगा, ठीक है। ये आप आश्वस्त होकर के आइएगा कि हम ये नहीं 2 घंटा के लिए जा रहे हैं, हो सकता है 3 घंटा भी क्लास चलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नहीं आगे क्या है जानकारी यहाँ पर देख लीजिए। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, जीए और ऑल पेपर ये सारे चलेंगे। इसमें ज्वाइन एक्सपर्ट फैकल्टी टीम, और आपको एड्रेस हम दे देते हैं। एड्रेस कौन सा है? नवटोलिया दूध समिति, भवानंदपुर, सिकरौला रोड, बेगूसराय, ठीक है, एकदम रोड पर है। अगर आपको समस्या होगी यहाँ आने में तो आप इस नंबर पर कॉल कर लेंगे 8298763168, जो मेरा नंबर है। आप इस नंबर पर कॉल करके आप इस संस्थान में आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आज जो भी चीज हम आपको आज समझाएं निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा बड़े अच्छे ढंग से, ठीक है। और आपको बैच भी लॉन्च हो गया है, आप सभी इसे हो सके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। तो हम मिलते हैं 25 तारीख को, और आप सभी भी अपनी संख्या के साथ इस क्लास को आप ज्वाइन करिएगा। ये ऑनलाइन नहीं रहेगा, ये फुल्ली रूप से ऑफलाइन रहेगा आप लोग के लिए, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। आप सभी को इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका आभार कि आपने इसे समझने में आपने ढेर सारा अपना प्यार दिया। तो इसलिए मैं कोशिश करता रहूंगा आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छी चीजें जरूर मैं लेकर के आपके बीच आऊं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।